Hello बच्चों, let's read the question. The question says dipole moment of a bond is a vector and a physical quantity. To calculate the percentage ionic character in a covalent bond, it is expressed as dipole moment mu is equal to q into d, where delta q is the partial charge and d is the bond length. It is usually expressed in terms of CGS unit known as debye. 1 debye is 10 to the minus 18 ESU. In SI unit, it is expressed in coulomb meter. Resultant dipole moment mu r of two bond moments mu1 mu2 acting at an angle of theta is given by mu r is equal to root of mu1 square plus mu2 square plus 2 mu1 mu2 cos theta. If mu1 is equal to mu2 also, if cos theta is equal to minus 1, that is theta is equal to 180 degree, then mu is equal to 0 and molecule is non-polar. If mu is not equal to 0, molecule is polar. Dipole moment plays an important role in deciding the stability order of alkanes. That is, more stable alkanes have less dipole moment. The dipole moment of a molecule can predict the geometrical and position isomers as well as orientation of benzene nucleus and polarity of molecule. Identify the correct increasing order of stability of following alkenes. तो आइए हमारा की कॉन्सेप्ट देखते हैं क्या होगा. हमारा की कॉन्सेप्ट होगा स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स. हमारी जो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन्स है वो दो चीज़ों पे, दो फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी. एक है हमारा जिसमें से स्टीरिक हिंड्रेंस, और दूसरा है हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन. तो स्टीरिक हिंड्रेंस हमारा क्या होता है, इसको हम इन जनरल क्राउडिंग भी बोल देते हैं. यानी जितना ज़्यादा मॉलिक्यूल्स या फिर ग्रुप्स एक दूसरे के पास होंगे, उतनी ज़्यादा क्राउडिंग होगी, उतनी ज़्यादा स्टीरिक हिंड्रेंस होगी, और इसकी वजह से अनस्टेबिलिटी या फिर मॉलिक्यूल अनस्टेबल होता है. Steric hindrance leads to instability. And heat of hydrogenation, it is the heat released when hydrogen is added to alkene. तो ये हमारी जनरली नेगेटिव में होती है. तो इसका मैग्नीट्यूड जितना बड़ा होगा, या फिर हमारी जो हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन है जितनी कम होगी, उतना ही ज़्यादा हमारा मॉलिक्यूल स्टेबल होगा. तो आइए देखते हैं. हमारे पास सिस टू ब्यूटीन, ट्रांस टू ब्यूटीन एंड आइसोब्यूटीन ये दिए गए हैं. तो सिस टू ब्यूटीन को देखते हैं पहले. सिस टू ब्यूटीन, इसका हमारा स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होगा. यानी जो हमारे सेम प्रायोरिटी के ग्रुप्स सेम साइड पे प्रेजेंट होंगे. तो इसमें यहाँ पे जब इन ग्रुप्स को हम एक्सपेंड करके लिखेंगे, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और हाइड्रोजन यहाँ पे, यानी यहाँ पे रिपल्शन होगी इन दोनों ग्रुप्स के बीच में हमारे पास. तो इसमें स्टीरिक रिपल्शन होगी, ये थोड़ा सा अनस्टेबल होगा इन कंपैरिजन टू ट्रांस. आइए ट्रांस में देखते हैं. ट्रांस टू ब्यूटीन, इसके अंदर हमारे पास ये जो स्टीरिक रिपल्शंस थी वो नहीं होंगी, क्योंकि ये हमारा ग्रुप है जो अपोजिट साइड में प्रेजेंट होंगे. ये यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन. तो क्योंकि हमारा सिस टू ब्यूटीन में स्टीरिक हिंड्रेंस है, इसके अंदर नहीं है, तो ये हमारा मोर स्टेबल होगा ड्यू टू लैक ऑफ स्टीरिक हिंड्रेंस. ये हमारा लेस स्टेबल होगा. ओके, अब सिस टू आइसोब्यूटीन देखते हैं. आइसोब्यूटीन का स्ट्रक्चर हमारा कैसा होगा. आइसोब्यूटीन हमारी कुछ इस तरह से बनेगी, यानी CH2
डबल बॉन्ड CH3 तो इसके अंदर हम रिपल्शन के बेस पे नहीं बता सकते, लेकिन जो हमारी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन होगी, यानी अगर हम ट्रांसब्यूटीन की हाइड्रोजनेशन करवाएं और उसकी वैल्यू आए हमारे पास डेल्टा H1 H0, और इसकी हाइड्रोजनेशन करवाएं उसकी वैल्यू हमारे पास आई डेल्टा H2 H0, तो हमारी जो इसकी वैल्यू होगी यानी आइसोब्यूटीन की जो हमारी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन की वैल्यू आएगी वो कम आएगी, यानी मैग्नीट्यूड में बड़ी होगी लेकिन ओवरऑल नेगेटिव साइन के साथ इससे छोटी होगी। तो इसका मतलब अगर हम इसको लिखना चाहें तो लेस हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, इसके अंदर हमारी लेस हीट होगी हाइड्रोजनेशन की इन कंपैरिजन टू ट्रांस टू ब्यूटीन, तो हमारा ये सबसे ज़्यादा स्टेबल हो जाएगा, यानी हमारा जो थर्ड होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा, और उससे कम स्टेबल होगा हमारा ट्रांस टू ब्यूटीन, उससे कम स्टेबल होगा हमारा सिस टू ब्यूटीन। तो हमारा ये ऑर्डर रहेगा, ये ऑप्शंस को देखते हैं। फर्स्ट सबसे ज़्यादा स्टेबल दे रखा है, गलत हो गया। सेकंड भी नहीं होगा, थर्ड होगा, सेकंड फिर फर्स्ट, यानी ऑप्शन सी वुड बी द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन। होप यू अंडरस्टैंड इट वेल, बेस्ट ऑफ लक।